क्या इंटरडिपेंडेंस बिटवीन स्टेट्स पीस प्रिवेल करता है या स्टेट्स इंटरडिपेंडेंस को वेपनाइज भी कर सकते हैं। यूरोप ने 2 वर्ल्ड वॉर्स फाइट किए, लेकिन अब यूरोप में कोई वॉर नहीं है और एक पीसफुल रीजन है। आज तक यूरोप में इसराइल जैसा कोई एग्रेसर देखने को नहीं मिला। इसकी वजह क्या है? वेलकम बैक टू दी IR सीरीज। आज की वीडियो में हम लॉजिक ऑफ पीस अंडर एनार्किक कंडीशंस को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे। इस लॉजिक को एक्सप्लेन करने के लिए हम लिबरलिज्म का थियोरेटिकल फ्रेमवर्क यूज करेंगे। इसकी इंटरप्रिटेशन फ्री ट्रेड एंड कोऑपरेशन अंडर द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जैसे प्रिंसिपल के अराउंड रिवॉल्व करती है। लेकिन क्या ये प्रिंसिपल्स लिबरलिज्म यानी 1919 के बाद ही वजूद में आए या इससे पहले भी ये एग्जिस्ट करते थे? इसका आंसर है कि ये इससे पहले एग्जिस्ट करते थे और इन प्रिंसिपल हिस्टोरिकल रूट्स को हम ट्रेस बैक करेंगे फ्रॉम सिविलाइजेशनल एरा, जहां से ये प्रिंसिपल इमर्ज हुए और उसके बाद ये 1919 में आइडियलिज्म का एक प्रॉपर डिसिप्लिन के शेप इख्तियार कर गया। उसके बाद हमें 1940s में ये क्लासिकल लिबरलिज्म के शेप में देखने को मिलता है और फाइनली वी सी इट्स फाइनल वर्जन इन शेप ऑफ न्यू लिबरलिज्म, जब इन सब के प्रिंसिपल्स यानी सिविलाइजेशनल एरा आइडियलिज्म और क्लासिकल लिबरलिज्म के आइडियाज को चैलेंज किया गया फ्रॉम रियलिस्ट, तो न्यू लिबरल्स ने इनको काउंटर किया। लिबरलिज्म को डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए हमने इस थियोरेटिकल फ्रेमवर्क को फेज वाइज स्टडी करना है। हमारे पास जो फर्स्ट वन है, इट इज सिविलाइजेशनल एरा। ड्यूरिंग सिविलाइजेशनल द मॉरल कोड वाज यूनिवर्सल एंड सिविलाइजेशन वाज कंसिडर्ड फॉर ऑल। उस टाइम पर जो थियोरेटिकल और आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स थे वो कॉस्मोपॉलिटनिज्म और सिविलाइजेशनल लिबरलिज्म कहलाता था। कॉस्मोपॉलिटनिज्म क्या है और सिविलाइजेशनल लिबरलिज्म क्या है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कॉस्मोपॉलिटनिज्म। सिविलाइजेशनल एरा में हर सिविलाइजेशन का एक शेयर्ड वैल्यू हुआ करता था, जिसकी वजह से वो अपने नेशन और सोसाइटी को बाइंड रखते थे। वो शेयर्ड वैल्यू या कॉमन वैल्यू उनके बीच में ग्लू का काम करता था। ग्रीक से लेकर रोमन अंपायर के टाइम तक ये शेयर वैल्यू रिलीजन था, लेकिन जो ही अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं और स्पेशली जब हम रिकॉर्डेड हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमें क्रिश्चियनिटी डोमिनेटेड रिलीजन के तौर पर देखने को मिलता है और यही वजह है कि वही रिकॉर्डेड हिस्टोरिकल इम्प्रिंट्स आज के एरा के लिबरलिज्म को भी इफेक्ट करते हैं। उस टाइम पर स्टोइसिज्म का एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इमर्ज हुआ विच वाज द कोर थीम ऑफ Christianity. According to Stoicism, ह्यूमन एक रैशनल है एंड रीजन के बेस पर डिसीजन मेकिंग करता है और ये रीजन किसी एक ह्यूमन के लिए स्पेसिफिक नहीं है। ये हर ह्यूमन के पास एक रीजन एंड रैशनल थॉट्स हैं और वो उसी को यूटिलाइज करके डिसीजन मेकिंग करता है। इस बेस पर ह्यूमन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी और सारे ह्यूमन को एक ही लीगल एंड मॉरल कोड के अंडर ट्रीट किया जाएगा। जब हम इस ट्रीटमेंट की बात करते हैं, इट इम्प्लाइज के द पीपल वर टू बी ट्रीटेड अंडर द वन लीगल एंड मॉरल कोड, और मॉरल कोड और लीगल कोड जब एक एप्लीकेबल हो, इट मींस के द नेशन इज वन। और स्टोइसिज्म का ये एक बेसिक कंसेप्ट था कि वी बिलीव इन द सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, के इंडिविजुअल आर नॉट सेपरेट और नॉट डिवाइडेड बाय द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, बट दे आर द सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड बेस्ड ऑन देयर रीजन एंड रैशनल थॉट्स। एंड लेटर ऑन यही आइडियलिस्ट का एक वर्जन बना, यानी ये जो कॉस्मोपॉलिटनिज्म है ये रूट्स ऑफ आइडियलिज्म बना। वो कैसे? क्योंकि ये सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड की बात करता है, ये मॉरल कोड एंड लीगल कोड को परस्यू करता है। इस बिना पर कॉस्मोपॉलिटनिज्म फ्रॉम द टाइम ऑफ इमैनुअल कांट इमर्ज हुआ एज अ प्रॉपर थियोरेटिकल फैक्शन, जिसके स्कॉलर्स ने ये कंसेप्ट दिया कि वी वुड मूव टुवर्ड द यूनिकल्चरेशन, यानी एक कल्चर की तरफ हमें जाना चाहिए और ग्लोबल सिटीजनशिप की तरफ जाना चाहिए। ये जो नेशन स्टेट का कंसेप्ट है ये इंडिविजुअल को मेंटली एंड फिजिकली डिवाइड कर देता इनटू the separate political compartment, और वो compartment है nation state. Then we have the Indian civilization. Indian civilization में all human being को family member of the same community consider किया जाता था and they use the phrase Vasudeva Kotobakam. इस principle से हमारे पास आइडियलिज्म या लिबरलिज्म के प्रिंसिपल्स आते हैं। उनमें सबसे पहले एक तो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड सेकंड मॉरल
कोड एंड इम्पोर्टेंटली that political boundaries exist नहीं करते थे। उसकी वजह यह है कि moral code is applicable beyond political boundaries। Similarly हम चाइनीज सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो चाइनीज सिविलाइजेशन में हमें कन्फ्यूशियस का एथिक्स और एथिकल कोड हमें देखने को मिलता है। चाइनीज यूज द टर्म चान शाई यानी ऑल पीपल आर लिविंग अंडर द सेम हेवन, यानी जितने भी लोग हैं एक ही आसमान नीचे रह रहे हैं। सो इस बेस पर इनके बीच में जो लॉ और जो कोड एप्लीकेबल होगा, एक तो वो यूनिवर्सल होगा, दूसरा वो उस कोड का नेचर मॉरल होगा। सो इस बेस पर एथिकल एंड मॉरल कोड की इंस्टीट्यूशनलाइजेशन चाइनीज से ही शुरू होती है। अब जब यूनिवर्सल हिरार्किकल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं या यूनिवर्सल हिरार्किकल सिस्टम की हम बात करते हैं तो यूनिवर्सल हिरार्किकल सिस्टम से मुराद ये है कि नेचर ने एक हिरार्की एस्टेब्लिश की है, चाहे वो फैमिली में हो या फिर सोसाइटी में हो या फिर किसी सिविलाइजेशन में हो। फॉर एग्जांपल फादर एंड सन के बीच एक हिरार्की है, इसी तरह एल्डर ब्रदर एंड यंगर ब्रदर के बीच में एक हिरार्की है। इसी तरह हम सोसाइटी में जब देखते हैं अपने रिलेटिव्स के बीच में तो एक हिरार्की है और वो हिरार्किकल फैक्टर जो है वो मॉरल फैक्टर है, दैट इज द फैक्टर ऑफ रिस्पेक्ट। सो रिस्पेक्ट की बिना पर ये मॉरल कोड से कंप्लायंस करना और इस मॉरल कोड को कंप्लाई करना ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, विच फर्दर फोस्टर कोऑपरेशन एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। और यही पीस को इनिशिएट करना और पीस को प्रमोट करना लिबरलिज्म का कोर व्यू है। लेकिन इन सारे प्रिंसिपल्स के अगर हम समरी देखें तो हमें सबसे पहले कॉस्मोपॉलिटनिज्म देखने को मिला, जिसमें हमें citizens of the world and then we saw the Indian civilization जिसमें हम the world is one family का concept देखने को मिला। इसी तरह हमने Chinese civilization में एक principle देखा moral and ethical code and then we saw the cooperation and peaceful coexistence। लेकिन important question ये है कि क्या ये principle as a proper discipline पढ़ाए जाते थे या isolation में ये ऑपरेट करते थे। सो कोई प्रॉपर डिसिप्लिन until and unless 1919 तक एग्जिस्ट नहीं करता था। 1919 में क्या हुआ कि ये प्रॉपर डिसिप्लिन के तौर पर इमर्ज हुआ। सो यहाँ से 1919 से हमारे पास आइडियलिज्म का राइज होता और ये आइडियलिज्म का राइज वर्ल्ड वॉर 1 के एंड पे होता है, जिसमें आइडियलिज्म एटर्नल पीस की बात करता है और वर्ल्ड वॉर जितने भी वॉर हैं, जितने भी टोटल वॉर है, उनको परमानेंटली एलिमिनेट करने की बात करता है और इंस्टीट्यूशंस को एज अ सुपरवाइजर एस्टेब्लिश करने की प्रपोजल सजेस्ट करता है वर्ल्ड कम्युनिटी को। सो लेट्स सी व्हाट आइडियलिज्म फर्दर सेज। 1919 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के एंड पे विल्सन ने वर्ल्ड कम्युनिटी को प्रपोजल दिया कि जिसमें उन्होंने वॉर्स के काजेस बताए और उन काजेस में फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताया कि सीक्रेट डिप्लोमेसी ने मिलिटरिज्म इंक्रीज किया और ये मिलिटरिज्म की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि स्टेट वांटेड टू बैलेंस द पावर ऑफ देयर अपोनेंट्स। बैलेंस ऑफ पावर क्या है एंड मिलिटरिज्म क्या है, ये हम रियलिज्म के वीडियो में डिटेल से बात कर चुके हैं इस पर। तो आइडियलिस्ट वांटेड टू पुट एन एंड टू सच एफर्ट्स इन फ्यूचर। जितने भी वॉर्स हैं, ये सीक्रेट डिप्लोमेसी है या बैलेंस ऑफ पावर के जो एफर्ट्स हैं, इसको परमानेंटली ख़त्म कर दिया जाए। जब ये ख़त्म होंगे तो वॉर्स ऑटोमेटिकली एंड हो जाएंगे। और अकॉर्डिंग टू विल्सन ये ग्लोबल सिस्टम ऑपरेट करता था एज अ लॉ ऑफ जंगल। जैसे जंगल में कोई लॉ नहीं होता और वहाँ पर सबसे पावरफुल लायन होता है, वो रोर करता है फ्रीली इन द जंगल बिकॉज देयर इज़ नो लॉ, देयर इज़ नो सुपरवाइजर एंड नो हेजमॉन। So absence of such kind of central authority free every powerful state to exploit the weaker। इस वजह से वुडरो विल्सन चाहते थे कि ये जो पावरफुल लायन है इसको हम जू में बंद कर दें, यानी एक पिंजरे में बंद करके इसका जो पावर है उसको कंट्रोल करें। और कंट्रोल कैसे करेंगे, वो पिंजरा क्या होगा, वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, वो जो केज है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है। इसी वजह से लिबरल्स यानी उस वक्त के आइडियलिस्ट ने अब रिफॉर्म प्रोग्राम दिया और वो रिफॉर्म प्रोग्राम क्या था कि इंटरनेशनल लॉ से कंप्लाई करना एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट वी डिस्कस्ड इन दी सिविलाइजेशनल एरा। इसी तरह
जब भी ये पावरफुल लाइन या कोई पावरफुल स्टेट, लाइन इज जस्ट अ मेटाफोर, और इसी तरह जब ये पावरफुल स्टेट आउट ऑफ कंट्रोल जाएगा तो स्टेट्स कलेक्ट होकर यानी अपने सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे। द प्रिंसिपल विल बी कलेक्टिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म। अकॉर्डिंग टू वुडरो विल्सन, इंटरनेशनल सिस्टम में ये जो जंगल का लॉ है इसकी इम्पोर्टेंट रीज़न क्या है? अकॉर्डिंग टू वुडरो विल्सन, जंगल में कोई लॉ नहीं होता, इस बिना पर वहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन और वीक को सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। वुडरो विल्सन चाहते थे कि हम एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर इस्टेब्लिश करें जिसमें हमारे पास इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हो जो फ्यूचर में कोई भी वॉर के एफर्ट्स को डिस्करेज करे, और डिस्करेज करने का जो मैकेनिज्म उसने बताया वो कलेक्टिव सिक्योरिटी की था। सेकेंडली, डोमेस्टिक लेवल पर डेमोक्रेसी होगी, और डेमोक्रेसी का मकसद क्या है कि इंडिविजुअल्स को एम्पावर करना है कि इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके। जब इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनकी पार्टिसिपेशन एक एडिशन होगी, एक एडिशनल लेयर टू दी वॉर होगी डिसीजन मेकिंग, क्योंकि जब किंग के हाथ में हो या फिर किसी डिक्टेटर के हाथ में डिसीजन मेकिंग होगा तो वो इजीली डिसाइड करेगा कि वेदर गो टू वॉर और नॉट। लेकिन जब डेमोक्रेसी होगी, पीपल्स की, लोगों की बात मानी जाएगी, तो वहाँ पर एक डिसीजन मेकिंग और हिंड्रेंस क्रिएट किया जाएगा, और ये हिंड्रेंस वॉर की इंटेंसिटी को डिफ्यूज कर देगा। सो जहाँ इंटरेस्ट सेम होंगे वहाँ पे वॉर नहीं होगा, और जहाँ पर वॉर अगर क्लैश में भी आ गए तो उसकी इंटेंसिटी थ्रू डिफरेंट चैनल से गुजरते हुए वो अपनी इंटेंसिटी को लूज कर जाएगा। इस बिना पर वॉर की जो पॉसिबिलिटी है वो टोटली ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये प्रोग्राम फेल हो गया था, और उसके फेलियर की वजह क्या है कि लीग ऑफ नेशन में कोई हेजमान नहीं था, और इस हेजमान की एब्सेंस की वजह से लीग ऑफ नेशन अपने कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो मैकेनिज्म है इसको इन्फोर्स नहीं कर सका। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि ग्रेट पावर्स हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करते हैं। सबसे पहले अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स इटसेल्फ इसका मेंबर नहीं था, लीग ऑफ नेशन का मेंबर नहीं था। सो लीग ऑफ नेशन में इसी तरह जो बाकी रशिया था उसने ज्वाइन करके बाद में विड्रॉ कर दिया, जापान ने ज्वाइन करके बाद में विड्रॉ कर दिया जब इसके अपने नेशनल इंटरेस्ट थ्रेटन्ड हुए। इन शॉर्ट, कहने का मकसद ये है कि स्टेट्स हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करते हैं, और जब उसमें हेजमान नहीं होता तो स्टेट्स के बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं होती, और यही एब्सेंस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी पावर वैक्यूम क्रिएट करता है। और ये पावर वैक्यूम जब 1930s यानी इंटर वॉर पीरियड में क्रिएट हुआ तो जर्मनी ने भी अटेम्प्ट की उस वैक्यूम को फिल करने के लिए, इटली ने भी कोशिश की, और जापान ने भी अटेम्प्ट की कि उस पावर वैक्यूम को फिल कर दिया जाए। जर्मनी एंड इटली इन सेंट्रल एंड सदर्न यूरोप एंड जापान इन ईस्ट एशिया। तो ये अटेम्प्ट थी पावर वैक्यूम को फिल करने के लिए, एंड व्हाट इट रिजल्टेड वर्ल्ड वॉर। सो इस वजह से जब ये सिस्टम विल्सोनियन प्रोग्राम फेल हो गया तो रियलिस्ट कॉल इट यूटोपियनिज्म, कि ये एक ख्याली दुनिया है, एंड इट इज आइडियलिस्ट, प्योरली आइडियलिस्ट, के प्योर पीस तो आ नहीं सकता, क्योंकि व्हाट विल्सन इग्नोर्ड इज द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव एंड नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स, एंड व्हाट देन इट रिजल्टेड द वर्ल्ड वॉर। अब वर्ल्ड वॉर 2 में जब रियलिस्ट ने आइडियलिस्ट पर क्रिटिसिज्म स्टार्ट की तो उसको काउंटर करने के लिए एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट एमर्ज हुआ विच वॉज क्लासिकल लिबरलिज्म। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इन ह्यूमन नेचर की ऑप्टिमिस्टिक लेंस भी प्रोवाइड की, और ये भी बताया कि ये जो ट्रेड, फ्रीडम और इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेसी जैसे फैक्टर्स हैं ये एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हैं, ये कभी भी आइसोलेशन में काम नहीं कर सकते, और इनकी जो फंक्शनैलिटी है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। हेंस लिबरलिज्म ने उसी शॉर्टकमिंग को जो कि आइडियलिस्ट के वर्जन में थे उनको एड्रेस करने की एक कोशिश की, और उस कोशिश में आइडियलिज्म के जो वर्जन था कि कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्लासिकल लिबरलिज्म ने कॉन्फ्लिक्ट यानी स्टेट ऑफ एनार्की को एक्सेप्ट कर दिया, लेकिन साथ ही ये बताया कि देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ कोऑपरेशन, कि अगर सिचुएशन एनार्किक भी है, कन्फ्लिक्चुअल भी है, फिर भी कोऑपरेशन की पॉसिबिलिटी मौजूद है।
क्लासिकल लिबरलिज्म का फोकस डेमोक्रेसी पर था, सोशल लेवल पर, जैसे आइडियलिज्म का था कि एक एडिशनल लेयर टू डिसीजन मेकिंग होगी और इंडिविजुअल के पास फ्रीडम होगी। इसी तरह इंटरडिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस कौन सी, इकोनॉमिक, यानी ट्रेड स्टेट्स के बीच में होगा तो उनके इंटरेस्ट म्यूचुअल गेन्स की तरफ जाएंगे, और जब म्यूचुअल गेन्स होगी स्टेट्स के बीच में तो उसके लिए एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल सेटअप की ज़रूरत पड़ेगी। और ये इंस्टीट्यूशनल सेटअप की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि स्टेट को लीगल फ्रेमवर्क के अंडर ऑपरेट करना है, स्टेट को यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी को, क्योंकि आइडियलिस्ट और लिबरल्स ये पहले से कह रहे थे कि इस ग्लोबल सिस्टम को हमने ट्रांसफॉर्म करना है फ्रॉम अ जंगल टू इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर। सो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का होना इस वजह से लाजमी है कि इस रूल बेस्ड ऑर्डर से वो कंप्लाई करे। इससे पहले हमने वर्ल्ड वॉर 2 के कॉजेज में ये देखा कि हमारे पास इटली एंड देन जापान, ये ऐसे कंट्रीज थे जहाँ पर, सिमिलरली जर्मनी, जहाँ पर डिक्टेटर्स थे। डिक्टेटर्स लॉ के साथ कंप्लाई नहीं करते और उनके पास सोल पावर होता है, इस बिना पर वो इंडिविजुअल फ्रीडम को भी कर्टेल करके इंटरनेशनल सेटअप के अगेंस्ट जाते हैं, जैसे हिटलर गया, जैसे मैसोलिनी गया। सो इस वजह से लिबरल का जो फ्रेमवर्क था, जो रिफॉर्म एजेंडा था, इट वाज बेस्ड ऑन लीगल ऑर्डर बोथ एट डोमेस्टिक लेवल एंड एट इंटरनेशनल लेवल। और डोमेस्टिक लेवल पर डेमोक्रेसी होगी और इंटरनेशनल लेवल पर इंस्टीट्यूशन होंगे जो कि इंटरडिपेंडेंस ऑफ द स्टेट्स को रेगुलेट करेंगे। लेकिन इस लिबरल रिफॉर्म्स आफ्टर इवन एड्रेसिंग द शॉर्टकमिंग, स्टिल इसमें कुछ फ्लॉज एग्जिस्ट करते थे, और वो फ्लॉज कौन से थे कि क्लासिकल लिबरल्स ने पावर पॉलिटिक्स के डायमेंशन को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। ऑल्दो नो एंड दे एडमिट के एनार्की एग्जिस्ट करती है, बट दे और एम्फेसाइज द फैक्टर ऑफ कोऑपरेशन। सिमिलरली ये जब इंटरडिपेंडेंस की बात करते हैं तो इंटरडिपेंडेंस एक वल्नरेबिलिटी होती है। जब ये सेम पावर या इक्वल पावर के बीच में हो तो फिर तो म्यूचुअल गेन्स के चांसेस हैं, लेकिन जब ये एसिमेट्रिक पावर के बीच में हो, फॉर एग्जांपल एक ग्रेटर पावर है और एक स्मॉल स्टेट है, तो उनके बीच में ये एक वल्नरेबिलिटी क्रिएट करता है और वो वल्नरेबिलिटी वेपनाइज होती है बाय द बिगर पावर। सिमिलरली अगर हम इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इंस्टीट्यूशंस इवन जो 1945 के एरा के बाद इमर्ज हुए, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशन ने भी अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट वॉर्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास वियतनाम वॉर है, हमारे पास कोरियन वॉर है, या फिर हमारे पास अफगान इंटरवेंशन है, तो इन वॉर को ये इंस्टीट्यूशन प्रिवेंट करने में फेल हो गया। इस वजह से रियलिज्म कहता है कि इंस्टीट्यूशंस का होना लाजमी नहीं है, बल्कि नेशनल इंटरेस्ट का सेम होना लाजमी है। जहां पर हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट होगी, इट मींस कि देयर इज सेम इंटरेस्ट बिटवीन द टू पार्टीज, और ये नेशनल इंटरेस्ट फैक्टर करता है पर्टिकुलर इवेंट से। जैसे वियतनाम वॉर में देखें तो आइडियोलॉजिकल कंपटीशन थी, कोरिया में देखें आइडियोलॉजिकल कंपटीशन थी ड्यूरिंग कोल्ड वॉर राइवलरी, एंड सिमिलरली वी सॉ अफगानिस्तान जिसमें यूएसएसआर ने इंटरवेंशन की, एंड इट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ द ideological rivalry. So realism के according trade of any kind, either political objectives or economic interdependence creates dependency, और ये dependency powerful हमेशा exploit करता है। Therefore क्लासिकल लिबरल्स के सामने दो काइंड ऑफ चैलेंजेस थे। एक तो रियलिज्म का चैलेंज था कि रियलिज्म के को भी काउंटर करता, दूसरा उस टाइम पर बिहेवियरलिज्म भी इमर्ज हुआ। सो बिहेवियरलिस्ट और रियलिस्ट दोनों ने क्लासिकल लिबरलिज्म के शॉर्ट कमिंग्स को फर्दर हाईलाइट किया कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल इन सारे फैक्टर्स को भी इग्नोर करते हैं, और उसके बाद सिमिलरली जो एसिमेट्रिक पावर्स के बीच में जो वल्नरेबिलिटी का फैक्टर है ये भी क्लासिकल लिबरलिज्म इग्नोर कर देता है। पर ये जो म्यूचुअल गेन है ये म्यूचुअल गेन नहीं बल्कि देयर इज द फैक्टर ऑफ रिलेटिव गेन। सो इन शॉर्ट कमिंग को काउंटर करने के लिए चूंकि एक तरफ रियलिस्ट थे और दूसरी तरफ बिहेवियरलिस्ट थे, क्लासिकल लिबरलिज्म का जो न्यू वर्जन आया हमारे पास वो न्यू लिबरलिज्म था। न्यू लिबरलिज्म
कोल्ड वॉर एरा में इमर्ज हुआ और न्यू लिबरलिज्म का जो फोकस था वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर था और ग्रेट पावर्स के पॉलिटिक्स पर था। इसी वजह से जोसेफ नाय एंड रॉबर्ट कोहन ने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। ट्रेड और डेमोक्रेसी, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, बाकी वही फैक्टर इन्होंने भी सेम रखे। अब न्यू लिबरलिज्म इमर्ज कैसे हुआ फ्रॉम स्टार्ट, हम ये देखते हैं। सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री को देखें तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंटरनेशनल सिस्टम में एक नया स्ट्रक्चर इमर्ज हुआ और यूनाइटेड नेशन इस्टेब्लिश हुआ, लेकिन साथ ही साथ ग्लोबल पॉलिटिक्स बाइपोलर शेप इख्तियार कर गया। ये पीरियड कोल्ड वॉर का एरा था एंड ये एरा 1945 से लेकर 1990 तक कंटिन्यू रहा। इस कोल्ड वॉर के टाइम में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आइडियोलॉजिकल लाइंस के बीच में डिवाइडेड रहा और स्ट्रेटेजिक कंपटीशन इसके शेडो में कंटिन्यू रही, लेकिन ये कंपटीशन इनडायरेक्ट थी यानी कोवर्ट, और ये डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन को अवॉइड कर देते। उसके इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि उस टाइम पर एक न्यूक्लियर डिटरेंस का फैक्टर इमर्ज हुआ और सेकेंड फैक्टर द मैसिव डिस्ट्रक्शन द वर्ल्ड हैज एवर सीन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, जो कि इकोनॉमिकली और मिलिटरीली स्टेट्स को वीकन करती हैं और इन्हीं वीकनेसेस की वजह से स्टेट्स ने डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करके इनडायरेक्ट कन्फ्रंटेशन का रास्ता इख्तियार किया, जिसमें स्टेट्स एक दूसरे को पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली वीक करने की कोशिश करते हैं एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज कोल्ड वॉर। सो इस स्ट्रक्चरल शिफ्ट को एक्सप्लेन करने वाले सबसे पहला जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क था वो था हमारे पास न्यू रियलिज्म का, और न्यू रियलिज्म ने प्योर पॉलिटिकल पैटर्न एक्सप्लेन किया। प्योर पॉलिटिकल पैटर्न कैसे था कि सबसे पहले स्टेट सिक्योरिटी क्यों मैक्सिमाइज करता है, बिकॉज द सर्वाइवल इज एट स्टेक। सेकेंड, वो इस सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए सिक्योरिटी एक्वायर करता है, और वो सिक्योरिटी कैसे वो एक्वायर करता है, थ्रू पावर। तो जब उसका एनिमी ये रियलाइज करता है कि इसके पास सिक्योरिटी और पावर आ गया, वो बैलेंस करने की कोशिश करता है, और इस बैलेंस ऑफ पावर की वजह से स्टेट सिक्योरिटी डायलेमा में चले जाते हैं और वो एक एनार्किक एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। अब एनार्किक एनवायरनमेंट में सर्वाइवल हमेशा स्टेक पे रहती है, तो इस वजह से स्टेट पावर को मैक्सिमाइज करते हैं। ये एक पैटर्न एक्सप्लेन किया न्यू रियलिज्म ने, लेकिन हमने इनके बीच में एक फैक्टर देखा, दैट वाज द फैक्टर ऑफ कोऑपरेशन। फॉर एग्जांपल द यूनाइटेड नेशन एग्जिस्टेड, फॉर एग्जांपल द ब्रिटेन वुड सिस्टम वर्क, ब्रिटेन वुड सिस्टम उस टाइम पर फंक्शनल था। अब यूनाइटेड नेशन पॉलिटिकल गैदरिंग के लिए और ट्रेड और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ओवरसी करने के लिए ब्रिटेन वुड सिस्टम था। स्टेट्स इस लेवल पर अगर कोऑपरेशन कर सकते हैं तो आप इन फैक्टर्स को इग्नोर नहीं कर सकते। इस वजह से जो रैशनलिस्ट स्कॉलर थे उन्होंने कोऑपरेशन का फैक्टर और शॉर्टकमिंग ऑफ न्यू रियलिस्ट को हाईलाइट किया और अपने शॉर्टकमिंग को एड्रेस किया कि अगर पावर पॉलिटिक्स का परमानेंट स्ट्रगल है तो ये जो यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूएसएसआर है, सोवियत यूनियन, ये परमानेंट कन्फ्लिक्ट में क्यों नहीं चले जाते, ये कोऑपरेट क्यों कर रहे हैं on such kind of platforms। इन क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए न्यू लिबरलिज्म इमर्ज हुआ और न्यू लिबरलिज्म ने ये एक्सप्लेन किया कि न्यू रियलिस्ट की जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है इसमें कोऑपरेशन का जो फैक्टर है इसको एक्सप्लेन करने की लिमिटेशन है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर कि राइवलरी तो एग्जिस्ट करती है, एनार्किक सिचुएशन तो हम मानते हैं कि है, लेकिन कोऑपरेशन भी एग्जिस्ट करती है एंड यही इन फैक्टर्स ने एक थियोरेटिकल डिबेट्स इनिशिएट किया और वो थियोरेटिकल डिबेट ऑन बिहाफ ऑफ रैशनलिस्ट था। इस थियोरेटिकल गैप को एड्रेस करने के लिए न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म डेवलप हुआ और इनके स्कॉलर्स रॉबर्ट कोहन और जोसेफ नाय जैसे स्कॉलर्स ने न्यू रियलिज्म के कोर एजम्पशंस को रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि उनके एजम्पशंस को एक्सेप्ट करते हुए ये आर्गू किया कि प्रॉब्लम इज नॉट पावर बल्कि अनसर्टेनिटी एंड इंफॉर्मेशन डेफिशिएंसी है। इनके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल सिस्टम एनार्किक जरूर है, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कोऑपरेशन डिस्पाइट एनार्किक एनवायरनमेंट। लेकिन वो ये पॉसिबिलिटी कैसे इंश्योर होगी और ये कैसे प्रैक्टिकल फॉर्म में हमें देखने को मिले, इसके लिए इंस्टीट्यूशंस का एग्जिस्ट होना लाजमी है। जब इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करेंगे
तो न्यू लिबरल स्कॉलर्स के मुताबिक इंस्टीट्यूशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये स्टेट्स के दरमियान इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो स्मूथली एक्सचेंज करते हैं। ये अनसर्टेनिटी को भी रिड्यूस करते हैं और इंटरेक्शन का जो पैटर्न है वो प्रिडिक्टेबल बनाते हैं। इस वजह से स्टेट्स अपनी पॉलिसीज एडजस्ट करते हैं और उस कोऑपरेशन को सस्टेन करते हैं। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू न्यू लिबरल, हेजमॉन का प्रेजेंस लाजमी नहीं है, अगर हेजमॉन हो या ना हो। जब स्टेट इंफॉर्मेशन के फ्लो के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज एडजस्ट करते हैं वो एक प्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं और वही प्रिडिक्टेबिलिटी ट्रांजैक्शन के कास्ट को लोअर करती है, यानी स्टेट के बीच में जो ट्रांजैक्शन होती है वो कास्ट लो हो जाता है। ये बात रॉबर्ट कोहन ने अपनी बुक आफ्टर द हेजमनी में कही है। अब न्यू लिबरलिज्म और न्यू रियलिज्म के बीच में एक और इम्पोर्टेंट डिबेट है, दैट इज द डिबेट ऑफ वेदर देयर इज एब्सोल्यूट गेन और रिलेटिव गेन्स। जब ट्रांजैक्शन होती है स्टेट एब्सोल्यूट गेन करता है यानी इक्वल गेन करता है, या रिलेटिव गेन यानी एक को ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है और दूसरे को कम बेनिफिट मिल रहे हैं। सो जब रियलिस्ट इसको एक्सप्लेन करते हैं, रियलिस्ट कहते हैं कि देयर इज रिलेटिव गेन और यही रिलेटिव गेन सस्पिशन क्रिएट करती है विच लेटर ऑन टर्न्स टू लिमिट द कोऑपरेशन, जिस वजह से कोऑपरेशन कम हो जाता है। न्यू लिबरल्स इसको ऐसा रिस्पॉन्ड करते हैं कि जब इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कोऑपरेशन को इंक्रीज करते हैं। कैसे? क्योंकि जब इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इंफॉर्मेशन के फ्लो को इजी बनाते हैं और स्टेट को फैसिलिटेट करते हैं और यही फैसिलिटेशन स्टेट को कोऑपरेशन की तरफ कंपेल करती है, ना कि बैलेंस ऑफ पावर या पावर मैक्सिमाइजेशन की तरफ। और ये बैलेंस ऑफ पावर को क्यों इग्नोर करते हैं? क्योंकि स्टेट को इकोनॉमिक बेनिफिट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर स्टेट मिलिट्री पे फोकस करेगा वो अपने इकोनॉमिक गेन्स को लूज करेगा। सो इन ऑल टर्म्स स्टेट जब इंस्टीट्यूशंस के थ्रू कोऑपरेशन को इंक्रीज करते हैं दे इंक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट। इसी वजह से रॉबर्ट कोहन और जोसेफ नाय ने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया विच इज़ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस एक आर्गूमेंट है जो न्यू लिबरल्स के आर्गूमेंट को स्ट्रेंथन करता है। जोसेफ नाय एंड रॉबर्ट कोहन के मॉडर्न वर्ल्ड में स्टेट सिर्फ मिलिट्री कंपटीशन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि उनकी डिपेंडेंसी का लेवल इंक्रीज हो चुका है और वो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और टेक्नोलॉजिकल लेवल पर एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इस इंटरडिपेंडेंस की वजह से वॉर की कास्ट इंक्रीज हो जाती है और कोऑपरेशन कंपैरेटिवली एक रैशनल चॉइस बन जाती है। इसीलिए स्टेट्स अक्सर इकोनॉमिक इश्यूज को सिक्योरिटी इश्यूज से ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं और इस प्रेडिक्टेबल पैटर्न में कोऑपरेशन ज़्यादा बढ़ जाता है और इंक्रीज हो जाता है। इसके कंपैरेटिवली अगर हम प्रीवियस अरेंजमेंट को देखें इंस्टीट्यूशंस के बगैर, तो फोकस मिलिट्री मीन्स के थ्रू स्टेट्स को डोमिनेट करना था। लेकिन इन मॉडर्न वर्ल्ड, इन कंटेम्प्रेरी 21st सेंचुरी, अगर इस डोमिनेटिंग वे का जो प्रोसीजर है वो एनालाइज करें तो हमारे पास आता है कंटेम्प्रेरी स्ट्रगल इज मोर अबाउट सोफिस्टिकेशन, इनोवेशन एंड प्रिसिशन। इसमें हमारे पास टेक्नोलॉजी का फैक्टर, मिलिट्री का फैक्टर और इकोनॉमिक फैक्टर कवर हो जाते हैं, क्योंकि सोफिस्टिकेशन इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री एंड इकोनॉमिक मीन्स आपके रॉ रिसोर्सेज कितने इफेक्टिव होंगे और वो फाइनल गुड है या सेकेंडरी गुड है या प्राइमरी गुड है, ये डिटरमिन करेगा आपकी सोफिस्टिकेशन। सिमिलरली आप यहाँ पर एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ फंजिबिलिटी। कंसेप्ट ऑफ फंजिबिलिटी क्या एक्सप्लेन करता है कि अगर आपके पास रॉ मटेरियल है वो कितने इफेक्टिवली और कितने स्पीड के साथ कन्वर्ट होते हैं इनटू ए बेनिफिशियल एंड प्रोडक्टिव प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल आपके पास यूरेनियम है, उसकी स्पीड कितनी है कि वो एक न्यूक्लियर एसिड या किसी भी डिजास्टर एसिड में कन्वर्ट हो जाए। आपके पास कोई भी रॉ रिसोर्स है वो कितने इफेक्टिवली दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। आपके पास स्टील है वो कार में कैसे कन्वर्ट होगी, और आपके पास इंडस्ट्रीज का होना ज़रूरी है और आपके पास इंडस्ट्री का जो फैक्टर है वो इन दोनों को कनेक्ट करेगा और आपकी जो फंजिबिलिटी है वो इंक्रीज करेगा। सो रेशो ऑफ फंजिबिलिटी को रियलिज्म भी एक्सेप्ट करता है।
और रियलिज्म के एक और स्कॉलर है हेंस मर्जेंटा, वो अपने बुक पॉलिटिक्स अमंग नेशन में या एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर में इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं कि स्टेट्स के पास जितने नेचुरल रिसोर्सेज होंगे वो इतना इंडिपेंडेंटली compete करेगा। सो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ये जो इंटरडिपेंडेंस का कंसेप्ट है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी हो, मिलिट्री हो या टेक्नोलॉजी हो, ये स्टेट को बाउंड करता है कि जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं होते आप वॉर की तरफ ना जाएं, और यही वॉर के एडवांटेजेस को रिड्यूस करके डिसएडवांटेजेस में कन्वर्ट करते हैं। आउटकम क्या निकलता है कि स्टेट कोऑपरेशन को इंक्रीज कर देता है। Similarly, last one is free trade mechanism of the new liberals. न्यू लिबरल्स के अकॉर्डिंग बॉर्डर्स फ्री फ्लो का होना लाजमी है, और जब फ्री फ्लो थ्रू बॉर्डर्स होंगे तो इसके साथ मार्केट में कंपटीटर एमर्ज होंगे, और जब मार्केट कंपटीशन एमर्ज होगी तो इसके एडवांटेजेस क्या होंगे? एक तो प्राइवेट एंटरप्राइजेस एमर्ज होंगे, सेकंड ये मोनोपोली को रिड्यूस करेगा, एंड थर्ड वन इंडिविजुअल्स के पास चॉइसेस मैक्सिमम होंगे सो दे कैन चूज द बेस्ट वन। द लास्ट विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इंटरडिपेंडेंट क्रिएट करेंगे, विच इज द कोर कंसेप्ट जो यहाँ पर हमने डिस्कस किया। एंड द फाइनल वन इज कि कंपैरेटिव एडवांटेज स्टेट के बीच में एक फैक्टर आएगा। कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है? कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब यह है कि अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और इंडिया की एग्जांपल ले कि अगर पाकिस्तान एक प्रोडक्ट चीपर कॉस्ट में प्रोड्यूस कर रहा है और इंडिया उसे एक्सपेंसिवली प्रोड्यूस कर रहा है, तो पाकिस्तान ट्रेड करेगा इंडिया के साथ और इंडिया को वही लेस एक्सपेंसिव प्रोडक्ट सेल कर देगा। अब इंडिया में जो लेस एक्सपेंसिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है और वही प्रोडक्ट पाकिस्तान में एक्सपेंसिवली प्रोड्यूस हो रहा है, इंडिया क्या करेगा? पाकिस्तान के साथ ट्रेड कर। अब इस ट्रेड मैकेनिज्म में एक एडवांटेज तो ये हुआ कि जो चीपर प्राइस पर पाकिस्तान को प्रोडक्ट मिला और इंडिया को प्रोडक्ट मिला, एक तो इंटरडिपेंडेंसी क्रिएट हो गई, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गए, सेकंड कोऑपरेशन इंक्रीज हो जाएगी, एंड थर्ड वन पीपल टू पीपल कंटेक्ट भी इंक्रीज हो जाएगा, और यही पीपल टू पीपल कंटेक्ट वॉर की पॉसिबिलिटी को रिड्यूस कर देता है और म्यूचुअल गेन्स को प्रमोट करता है। सो इसका आउटकम क्या निकलेगा? आउटकम ये निकलेगा कि ग्लोबलाइजेशन इंटेंसिफाई होगी, वेयर वी डिस्कस के फ्री फ्लो ऑफ द बॉर्डर है। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ग्लोबलाइजेशन कैसे फंक्शन करता है? स्टेट्स को इंटरकनेक्ट कर देता है और इंटरडिपेंडेंट बना देता है, जिसमें पीसफुल को एग्जिस्टेंस के पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या है, वो हम एक और वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जो डिस्कस किया लिबरलिज्म और न्यू लिबरलिज्म के बेसिक और कोर एजम्पशंस के हवाले से, हम अभी देखते हैं कि उनमें कौन से पॉइंट सिमिलर है और कौन से पॉइंट डिफरेंट है, जस्ट इट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के आपके पास एक आसानी हो और ये आपके पास आसानी से आ जाए। ऑल वेरिएंट्स को अगर हम समराइज करें, अभी तक हमने 3 फैक्टर्स पढ़े, एक आइडियलिज्म का, सेकंड क्लासिकल लिबरलिज्म एंड थर्ड वन इज न्यू लिबरलिज्म। तीनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इंडिविजुअल के पास फ्रीडम होनी चाहिए, और यही तीनों स्ट्रैंड कहते हैं कि डेमोक्रेसी एंड ट्रेड का होना इंटरडिपेंडेंसी क्रिएट करता है, और यही इंटरडिपेंडेंसी पीस को प्रमोट कर देता है। लेकिन यहाँ पर अप्रोचेस में स्लाइट डिफरेंस है, वो ये है कि आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग मॉरल एंड लीगल कोड पॉलिटिकल नॉर्म्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्लासिकल लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी और इंस्टीट्यूशंस पीस प्रमोट करेंगे और पॉलिटिकल नॉर्म्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। द लास्ट वन विच इज न्यू लिबरल्स के पीस प्रमोशन के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर्टेनिटी, और यही सर्टेनिटी जब इंक्रीज होती है अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करके, तो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का फिनोमेना और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के इंस्टीट्यूशंस के लीगल कोड से कंप्लाई करने का जो फिनोमेना है वाइटल रोल प्ले करता है। एंड व्हाट वी सी द एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस इन कंप्लायंस टू द इंस्टीट्यूशंस वंस सर्टेनिटी इज क्रिएटेड। और सर्टेनिटी जब आप क्रिएट करते हैं तो कैसे क्रिएट होगी? वो क्रिएट होगी थ्रू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस। एग्जाम्पल हमारे पास है EU, यूरोपीय यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वहाँ पर पीस है। उसके इम्पोर्टेंट रीज़न ये है
कि स्टेट ने वहाँ पर सर्टेनिटी को इंक्रीज किया है और ये अनसर्टेनिटी का फैक्टर ख़त्म कर दिया है। तो जब सर्टेनिटी होती है वहाँ पर इंफॉर्मेशन का स्मूथ हो जाता है, और जब इन फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो वहाँ पर पावर नेगेटिवली यूज नहीं हो, बल्कि पावर अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑपरेट करता है। इन कंट्रास्ट जब हमारे पास इंफॉर्मेशन रिड्यूस हो और सर्टेनिटी का लेवल भी कम हो तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर इंटरडिपेंडेंस की जो डिग्री है वो लो होगी। इससे हम एक इक्वेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सर्टेनिटी। जितनी कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस होगी उतनी ही सर्टेनिटी होगी, और जब ये इंटरडिपेंडेंस कम हो जाएगी तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। यानी कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनसर्टेनिटी। आई होप सो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। And now let's see the summary of all variants के idealism, classical liberalism और new liberalism के जो principles हैं उनमें क्या difference है। idealism का focus universal citizenship पर है और global management पर है। classical liberalism democracy और free will की बात करता है, जबकि new liberalism को इसी वजह से institutionalism भी कहते हैं, और उसकी वजह यह है कि ये इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करें। ग्लोब को एज अ प्रिंसिपल अगर हम देखें तो आइडियलिज्म पीसफुल और ऑप्टिमिस्टिक है। क्लासिकल लिबरलिज्म एनार्की को अंडरस्टैंड करते हैं लेकिन स्टिल दे थिंक के पीस इज पॉसिबल, कोऑपरेशन इज पॉसिबल। न्यू लिबरलिज्म कहते हैं कि यू कैन रिड्यूस अनसर्टेनिटी एंड देन द एनार्किक सिस्टम इज मैनेज। सिमिलरली वी टॉक अबाउट द डिफेंस एंड सिक्योरिटी। तो आइडियलिज्म के लिए सिक्योरिटी का जो फैक्टर है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग कलेक्टिव सिक्योरिटी का मैकेनिज्म तब पॉसिबल है जब मॉरल कोड से कंप्लाई नहीं होगा। लेकिन क्लासिकल लिबरलिज्म कलेक्टिव सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क भी देते हैं और न्यू लिबरलिज्म भी इसी तरह कलेक्टिव सिक्योरिटी का मैकेनिज्म देते हैं। इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं आइडियलिज्म और क्लासिकल लिबरलिज्म का पॉइंट यहाँ पे कन्वर्ज हो जाता है और दोनों फ्री ट्रेड की बात करते हैं। लेकिन न्यू लिबरलिज्म फ्री ट्रेड की बात तो करते हैं लेकिन वो रेगुलेशन ऑफ द ट्रेड की भी बात करता है। यानी जो इंस्टीट्यूशंस होंगे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे, वो ट्रेड के पैटर्न और मैकेनिज्म को और ट्रेड पॉलिसीज वगैरह को ओवरसी करेंगे। इसके हमारे पास एक एग्जांपल है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि ट्रेड से रिलेटेड और फाइनेंशियल एक्टिविटीज से रिलेटेड एक्टिविटीज को ओवरसी करते हैं। सिमिलरली जब नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो आइडियलिज्म के लिए ह्यूमन इंटरेस्ट है, और क्लासिकल लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग नेशनल इंटरेस्ट तो इम्पोर्टेंट है लेकिन ये इंक्रीज कैसे होते हैं, थ्रू कोऑपरेशन होते हैं। बैलेंस ऑफ पावर के थ्रू ये इंक्रीज नहीं होते। और न्यू लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूशन में जब सर्टेनिटी क्रिएट करती है तो उससे कोऑपरेशन बढ़ जाती है, और ये लॉजिक हम एक्सप्लेन और डिस्कस कर चुके। इसी तरह द इम्पोर्टेंट फैक्टर इज ट्रांजैक्शन के बीच में जब गेन हो कौन ज़्यादा बेनिफिशरी हो। आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग गेन का कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन क्लासिकल लिबरलिज्म और न्यू लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग एब्सोल्यूट गेन का कंसेप्ट है। दोनों इस बात पर कन्वर्ज करते हैं ट्रांजैक्शन बिटवीन ट्रेडिंग पार्टीज या जिनके बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है वो एब्सोल्यूट गेन यानी इक्वल बेनिफिट लेंगे। द लास्ट पॉइंट इज रिफॉर्म प्रोग्राम के ये इश्यूज तो ये डिस्कस करते हैं और ये प्रपोजल और अपने असम्पशंस भी देते हैं। जो रिफॉर्म प्रोग्राम है वो क्या है, आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग मॉरल और लीगल कोड से कंप्लाई करना, क्लासिकल लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग मॉरल और लीगल कोड से कंप्लाई करना। लेकिन न्यू लिबरलिज्म ने एक इंस्टीट्यूशनल कोड भी इंट्रोड्यूस किया जिसकी वजह से मॉरल, लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल कोड को कंप्लाई करने से ही पीस प्रमोट होता है और कोऑपरेशन के चांसेस इंक्रीज होते हैं, विच अल्टीमेटली रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ वॉर एंड रिड्यूसेस द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ। सो दैट्स ऑल। आई होप सो कि ये इफेक्टिव रहा होगा टू योर नॉलेज, और कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी इन कमेंट। एंड नेक्स्ट टॉपिक के हवाले से अगर आपका कोई सजेशन हो राइट इन द कमेंट।